प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि आज मैं आपको न्यूटन के गति विषयक नियम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हमने संवेग को समझा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, विराम जड़त्व, गतिक जड़त्व, दैशिक जड़त्व, डायरेक्शनल जो इनर्शिया होता है उसके बारे में समझने का प्रयास किया। और अब हम समझेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम उसके गुणात्मक व्याख्या करता है, उसका गुण क्या होता है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन का, वो क्या दर्शाता है, उसके परिमाणात्मक व्याख्या करता है। मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए, किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए वस्तु पर जितना बल लगाया जाएगा उस वस्तु के वेग में उतना परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। या यूं भी आप समझ सकते हैं कि अगर वस्तु गतिमान स्थिति में या स्थिर अवस्था से उसको गतिमान स्थिति में हम ला रहे हैं तो उसके लिए हमें उस पर, अगर उसकी अवस्था में ज़्यादा परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें उस पर अधिक बल की आवश्यकता लगाने की होगी। क्योंकि देखिए परिमाणात्मक व्याख्या उसका जो है मैग्नीट्यूडनल, यूँ कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ये होता है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो यूँ भी कह सकते हैं कि वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल है, दो प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि उसमें त्वरण के समानुपाती होगा। त्वरण माने उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसके वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जो है बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में उतना ही परिवर्तन होगा, यानी उसमें उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। दूसरी बात, एक वस्तु का द्रव्यमान कम है और एक वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस पर अवस्था परिवर्तन करने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी, लेकिन जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। देखिए, एक भारी सा ये पत्थर है, इस पर कितने बल की आवश्यकता होगी, और एक ये छोटा सा पत्थर है, इसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है कि वस्तु पर जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए बल लगाया जा रहा है वो उसके द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। तो पहले था कि भाई द्रव्यमान के भी त्वरण के समानुपाती हो रहा है, और फिर क्या होता है, द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। तो यानी अगर मैं इन दोनों नियमों को एक साथ लिखना चाहूँ, F प्रोपोर्शनल ma, या F इजिकल टू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज कर देते ma, K एक नियतांक है और इसकी वैल्यू क्या होती, 1। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, F इजिकल टू ma। तो ये आपका न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम है, यानी बल को एक प्रकार से आपने परिभाषित कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है बल का मात्रक आप सभी जानते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पर हमको बल की मात्रक की अलग अलग आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप सूत्र से, द्रव्यमान किलोग्राम और त्वरण
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये एसआई पद्धति में, सॉरी हाँ एसआई पद्धति में इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी कहते हैं इसको। देखिए ये जो हो रहा है एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में, ये किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में लिखूं यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाता है, आपको ध्यान होगा, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं बेटा डाइन। जैसे यहाँ पर हम एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में न्यूटन को किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर जो बल का मात्रक था उसको न्यूटन बोलते हैं, ऐसे सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात आती है कि अगर हम एक न्यूटन और डाइन के बीच में अगर रिलेशन अगर निकालना चाहें, इनके बीच में क्या संबंध है, तो आपको याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसको देखिए आप निकाल भी सकते हैं, इसको देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अगर निकालना चाहें आप इस चीज़ को तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे निकाला, किलोग्राम यानी 1000, मीटर माने 100, क्या 100, 1000 ग्राम, या इसको आप ऐसे लिखिए 1000 ग्राम, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर बटे सेकंड, तो अपनी जगह ही रहेगा वैसे, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देंगे इसको, यानी ये होगा 10⁵ और ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, 10⁵ डाइन। अभी आपने देख लिया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम डाइन कहते हैं, तो 10⁵ डाइन हो गए 1 न्यूटन बराबर, ठीक है। ऐसे ही बल का एक और मात्रक होता है, इसको भी आपको समझना है, गुरुत्वीय मात्रक जिसको कहते हैं, गुरुत्वीय मात्रक, और वो है 1 किलोग्राम भार। क्या होता है, किलोग्राम भार। ये भी जो है बल का मात्रक है, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको जो है न्यूटन में बदलना चाहूँ तो ऐसी स्थिति में देखिए ये जो आएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 किलोग्राम भार की अगर मैं बात करूँ, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। और ऐसे अगर ये देखो, ये तो एसआई पद्धति में है, अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में बात करूं, सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम भार यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा 980 डाइन। तो ये क्योंकि देखिए ये पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये तो खैर था न्यूटन के गतिविषय दूसरे नियम को, देखिए हम संवेग परिवर्तन के पदों में भी लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं F = ma होता है, F = m, a माने डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो F = m डेल्टा v यानी v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी, है ना। या यूँ भी कह सकते हैं
F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी। यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। इसे हम जो है न्यूटन का गतिविषयक दूसरा नियम कहते हैं, कि दूसरे शब्दों में ऐसा है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम। और मुझे ये लगता है कि आप इसको बढ़िया समझ गए हैं। बार बार इसको रिपीट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा था बीच में, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद साबित होगी इससे। तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।